This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बशर हुसैन और आज हम लोग मार्केट प्रोफाइल की दूसरी क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं, हमारा आज की क्लास का टॉपिक इनिशियल बैलेंस जिसको आईबी भी कहते हैं, उसके बाद लो वॉल्यूम नोट और हाई वॉल्यूम नोट। ये हमारी आज क्लास के टॉपिक हैं। और जो थर्ड हमारा जो लास्ट में टॉपिक होगा, अ, वो आज मैंने एडिशन किया है उसका, वो है फंडामेंटल आउटलुक ऑफ नेक्स्ट वीक। ठीक है। अ, इस टॉपिक को हम हर जो क्लास होगी संडे को उसमें कंटिन्यू किया करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट अगर आप लोग कहेंगे तो करेंसी पेयर को भी देख लेंगे, गोल्ड की पोजीशन को भी देख लेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल बैलेंस से। इनिशियल बैलेंस को आईबी भी कहा जाता है। चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको बताता हूँ। पहले इधर थोड़ा सा बता दूं कि इनिशियल बैलेंस क्या होता है। मार्केट जब भी ओपन होती है ना, ओपनिंग, क्योंकि हम मार्केट प्रोफाइल को जो M30 में देख रहे होते हैं, अगर हम M30 में देख रहे हैं ना, अगर प्रोफाइल को हम M30 में देख रहे हैं तो M30 में डेली डेली की जो पहली दो बार होंगी, पहली जो दो कैंडल बनेगी ना, इस तरह की जो पहली दो कैंडल बनेगी उनको कहते हैं इनिशियल बैलेंस, आईबी। मार्केट ओपनिंग के ऊपर पहली जो कैंडल्स, दो कैंडल्स होती हैं, उनको आईबी कहा जाता है। मैं दिखाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, मैंने सेपरेटर पीरियड्स लगाए हुए हैं, ये आप इजीली आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ओपन हो रही है। यहाँ से मार्केट ओपन हो रही है। ठीक है। ये वाली, ये सेपरेटर पीरियड है, ये पूरा दिन है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। तो इसकी जो पहली दो कैंडल्स हैं, एक तो ये वाली कैंडल होगी, ये M30 का टाइम फ्रेम है। ठीक है। और एक ये वाली कैंडल, इसको हम कहते हैं इनिशियल बैलेंस। ठीक है। अगर आप H1 में जाके देखेंगे तो आपको इनिशियल बैलेंस की सिर्फ एक कैंडल मिलेगी। ठीक है। अगर M15 में आके देखेंगे तो आपको इनिशियल बैलेंस की चार कैंडल्स मिलेंगी, लेकिन प्राइस की जो रेंज है वो एक ही रहेगी। ठीक है। एम कैंडल जो है ना वो डिवाइड होंगी, कभी M30 में दो हो जाएंगी, H1 में एक हो जाएगी, एम जो 15 है उसमें चार होंगी, लेकिन प्राइस एक ही होगी। ठीक है। प्राइस मतलब कि रेंज इसकी एक ही होगी। तो ये हमारा है इनिशियल बैलेंस। अच्छा, इसको ट्रेडिंग में हम कैसे यूज करते हैं वो भी बताता हूँ। ये जो पहली दो कैंडल्स हैं इसको कहते हैं इनिशियल बैलेंस। ठीक है। जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो मार्केट को आउट सेशन के अंदर, जब सेशन नहीं होता तो उनकी कोशिश होती है कि मार्केट जो है वो आईबी के अंदर ही इसको ट्रेड किया जाए, इनिशियल बैलेंस को ट्रेड किया जाए, सिर्फ इसी रेंज के अंदर मार्केट को रखा जाए। ठीक है। जो ही मार्केट इसके बाहर जाएगी तो वो मार्केट को फिर इसके अंदर लाने की कोशिश करते हैं जो रेंज ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है। इसको इस तरह ट्रेड किया जाता है। इनिशियल बैलेंस आपको पता चल गया कि M30 की जो पहली दो कैंडल्स हैं उनको इनिशियल बैलेंस कहा जाता है। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, इसको ट्रेड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर तो हमारा इनिशियल बैलेंस जो है वो बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंडी होगी या नॉन ट्रेंडी होगी, इसकी पहचान बता रहा हूँ इनिशियल बैलेंस को
देखते हुए हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट आज ट्रेंड करेगी या नॉन ट्रेंड डे है या ट्रेंडी डे है। अगर तो हमारा इनिशियल बैलेंस छोटा है, ठीक है, इनिशियल बैलेंस अगर छोटा बना हुआ है इस तरह का, इनिशियल बैलेंस की जो रेंज है वो छोटी सी है, तो उस दिन मार्केट क्या करती है, ट्रेंड करती है। ठीक है, एक तो ये निशानी होती है कि मार्केट ट्रेंड करेगी या नहीं करेगी आज। तो जितना छोटा आईबी होगा मार्केट उतना ही ज्यादा ट्रेंड करेगी। जिस दिन आईबी बड़ा होता है उस दिन जो होता है वो नॉन ट्रेंड डे होता है। आईबी जब बड़ा हो जाता है, इस तरह अगर आईबी बड़ा हो जाएगा, ये दो कैंडल्स बनी हुई हैं, तो मार्केट जो है मोस्टली इसी आईबी के अंदर रहेगी। ठीक है, इसी आईबी के अंदर ही ट्रेड होती रहेगी। एक तो इस तरह पता चलता है, आईबी छोटा है तो मार्केट ट्रेंड में हो चलेगी, अगर आईबी बड़ा है तो मार्केट इस आईबी के अंदर ही रेंज करती रहेगी। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट होता है पहचानने का कि ट्रेंड डे है या नॉन ट्रेंड डे है आईबी के साइज से। उसके बाद हम एक इसका और भी मेथड होता है इसको ट्रेड करने का। इसको ट्रेड करने का मेथड, डिफरेंट मेथड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आई बी जो अगर बड़ा होगा तो मार्केट जो है ना वो इसी के अंदर ज्यादातर रेंज करती है। जैसे ये बड़ा आई बी था तो तकरीबन जो नॉन सेशन टाइम था इसका, ठीक है, यूरो यूएसडी पेयर है, तो यूरो का सेशन आज दिन 12 बजे स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 12:30 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो देखें मार्केट जो है ना वो आईबी के अंदर ही रही है, क्योंकि आईबी इसका बड़ा था तो मार्केट ने उसी आईबी के अंदर ही काफी टाइम गुजारा। जो ही सेशन टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ तो मार्केट ट्रेंड में चली गई। अच्छा, अब ये दो कंडीशंस हो गई कि एक तो मार्केट जो है जब सेशन नहीं होता तो मोस्टली आईबी के ऊपर नीचे ही मार्केट मूव करती रहती है। ठीक है, और जो ही सेशन स्टार्ट होता है तो फिर वो ट्रेंड करती है। ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, अगर आईबी हमारा छोटा है जिस तरह ये है, तो इससे पता चलता है कि आईबी सॉरी मार्केट जो है वो रेंज में रहेगी या ट्रेंड में रहेगी। छोटा है तो ट्रेंड करेगी मार्केट, इससे पता चल जाता है। अच्छा, आईबी को मैं मेरी कोशिश है कि आप लोगों को डायरेक्टली जो इसका फंक्शन है वो बताया जाए। ठीक है, तो मैं बड़ा शॉर्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ना कि इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल बताई जाए जो आगे किसी काम की ना हो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसके फंक्शन बताऊं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। मेन मकसद हमारा पर्पस जो होता है वो ट्रेड करना होता है, कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, या हमारी किस काम ये आई भी आ सकता है। ठीक है, इस लिहाज से मैं डायरेक्टली आप लोगों को इसके फंक्शन बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी ट्रेड लेनी है। अच्छा, एक तो ये पता चल गया इससे, इसके शायद से कि मार्केट ट्रेंड करेगी या ट्रेंड नहीं करेगी। एक दूसरा मेथड भी होता है आईबी को ट्रेड करने का। हाँ, एक मिनट, प्रोफाइल थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँ ताकि आप लोगों को आसानी से बता सकूं। यहाँ से नंबर ऑफ जो प्रोफाइल है मैं वो ज़्यादा कर लेता हूँ। ये इंडिकेटर थोड़ा सा हैवी तो है, M24 को हैंग भी समटाइम कर देता है। अच्छा, आईबी को एक ट्रेड करने का जो सबसे बेहतरीन और सबसे जो मज़ेदार तरीका है ना ट्रेंडी मार्केट में, नॉन ट्रेंड में, मैंने आप लोगों को पिछली लास्ट क्लास में बताया था। जिन लोगों ने अटेंड नहीं की वो लोग जाके देख सकते हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है क्लास, कि रेंजिंग मार्केट में मार्केट प्रोफाइल को किस तरह ट्रेड किया जाता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंडी मार्केट को ट्रेड कैसे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंड पकड़ चुकी है। आईबी इनिशियल बैलेंस हमें कैसे बताता है कि मार्केट ट्रेंड पकड़ चुकी है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे ये वाला आईबी बना है, फर्स्ट वार्ड्स जो है मार्केट के ये वाले हैं, ये वाला आईबी है। ठीक है, ये वाला, ये सारा आईबी है। ठीक है, आईबी बना, ये सारा दिन कंप्लीट हुआ। अगले दिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है आज ट्रेंड में रहे, अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये तो पता चल गया कि आईबी छोटा बना है,
तो मार्केट ट्रेंड करेगी, आईबी बड़ा बना है तो मार्केट जो है वो रेंज करेगी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी या अप ट्रेंड में जाएगी, तो वो ये मैं बताने लगा हूँ। हमारा आईबी हम लोगों ने प्रीवियस देखना है पहले। प्रीवियस आईबी से जो नेक्स्ट डे आज के दिन का करंट आईबी नीचे बना है, तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगी। एक ये वाला आईबी बना, ठीक है, उस नेक्स्ट डे का जो आईबी है उससे नीचे बना, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड के अंदर रहेगी, डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगी। ठीक है, अगले दिन फिर जो है आईबी नीचे बना है, तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगले दिन फिर क्या हुआ, आईपी नीचे बना है, तो मार्केट हमें पता चल गया कि जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है, मार्केट आज फिर डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगी। जितनी देर क्या होगा, आईपीज डाउन बनते रहेंगे एक दूसरे से, तो हमें पता चलता रहेगा, हमें पता चल जाएगा कि आज का सेंटीमेंट क्या है, बेरिश है या बुलिश है। तो ये तो हमें एक सिंपल लॉजिक है कि आईबी नीचे बना है तो पता चल गया कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है। ठीक है, अब वो डाउन ट्रेंड कितना एग्रेसिव है या पैसिव है, ठीक है, वो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड है या नॉर्मल डाउन ट्रेंड है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर हमारा आई, ये देखें, ये आईबी ये बना था, नेक्स्ट जो आईबी बना है ना, वो इस वैल्यू एरिया, ये वाला जो वैल्यू एरिया है ना, 60, ये वाला वैल्यू एरिया, जिसको वैल्यू एरिया का नहीं पता तो वो यूट्यूब पे जाके जो पिछली वीडियो है वो देख ले, उसको ये सारी समझ आ जाएगी। वैल्यू एरिया से अगर नीचे बनता है, ठीक है, करंट डे का आईबी इनिशियल बैलेंस अगर वैल्यू एरिया से नीचे बनता है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट है। ठीक है, इस सारे आई वैल्यू एरिया से नीचे बना है, तो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट होगी। तो हम सेल की ट्रेड कहाँ से लेंगे, इस दिन का जो पीओसी है वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, या पिछले दिन का जो है आईबी है, उसकी लाइन को एक्सटेंड करें, वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसके टच के ऊपर से हम ट्रेड ले सकते हैं डाउन की। अब नेक्स्ट डे का देख लें, आईबी बना, ये वैल्यू एरिया था, उस वैल्यू एरिया से भी आके नीचे बना, तो हमें पता है कि ये एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो इनिशियल बैलेंस है वो बिल्कुल इस वैल्यू एरिया के लो के ऊपर बना है, लो, बिल्कुल लो पे बना है, तो ये भी एक्सट्रीमली जो है बिरिश ट्रेंड है। नेक्स्ट डे का देख लें, ठीक है, वैल्यू एरिया से नीचे बना है, तो ये एक्सट्रीमली बिरिश ट्रेंड रहेगा। अच्छा, अब देखा जाए जब मार्केट ओपन होगी तो इसका वैल्यू एरिया यहाँ, सॉरी, इनिशियल बैलेंस यहाँ पे बनेगा, हमें पहले ही पता चल जाता है ना, मार्केट तो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, तो यहाँ से ओपन होगी मार्केट, हमें पता है कि इनिशियल बैलेंस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू एरिया से नीचे है, तो इसका मतलब है कि मंडे को भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगी। तो आपने ट्रेड कहाँ से ढूंढनी होती है, या तो इस पीओसी के पास आए मार्केट, या इस वैल्यू एरिया से ही पलट जाएगी, या इस पीओसी तक आएगी। हो सकता है कि इस इनिशियल बैलेंस की लाइन को टच करे। ठीक है, इनिशियल बैलेंस की लाइन को टच करे मार्केट और फिर नीचे चली जाए। अच्छा, उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगी जब तक के जो आईबीज हैं, आईबीज इनिशियल बैलेंस है वो एक ही लाइन में बनना स्टार्ट हो जाए। एक ही लाइन में कैसे बनना स्टार्ट हो जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये इनिशियल बैलेंस बना है, तो नेक्स्ट डे का इनिशियल बैलेंस इधर बन जाए। ठीक है, फिर थोड़ा सा इधर बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट डे का इनिशियल बैलेंस इधर बन जाए, इधर बन जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आ चुकी है। जब जो आईपीज हैं वो बहुत करीब करीब और एक ही लाइन के अंदर बनना स्टार्ट हो जाए, तो उससे पता चल जाता है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली गई है। जो ही इस फेज से मार्केट निकलेगी, आईबी फिर नीचे बनता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगी। अगर आईबी ऊपर बन गया है, ठीक है,
कंसिस्टेंटली आईबीज एक ही लाइन में बनने के बाद किसी भी दिन आईबी ऊपर बन गया है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया है। ये तो था आईबी से कैसे पता चलता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है या अप ट्रेंड के अंदर है। ये डाउन ट्रेंड का तो बता दिया, अप ट्रेंड की भी यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। अ, ये थोड़ा सा, अच्छा, आईबी, ये देख लें। यहाँ पे जो आईबी है ना वो आप इंडिकेटर के बगैर भी पहचान सकते हैं कि आईबी किधर बना है। सिंपल यही है ना। आईबी जो पहली दो कैंडल्स हैं M30 की, जो दिन की पहली दो कैंडल्स हैं, उनका मतलब है कि ये दो आईबीज हैं। ये आईबी है, ठीक है। इनिशियल बैलेंस है ये वाला, ठीक है। ये इनिशियल बैलेंस है। अब ये इनिशियल बैलेंस यहाँ पे बना, ठीक है। अगला इनिशियल बैलेंस इधर बन गया। हमें पता चल गया कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। कंसोलिडेट हो रही है तो अब क्या होगा कि मार्केट रेंज में चली गई है। जो ही आई भी अप साइड पे बना तो मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एकदम से मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हो, ये देख, आई भी बना ऊपर, मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आई बी से हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है। आई होप कि आप लोगों को आई बी की समझ आ गई होगी कि इनिशियल बैलेंस क्या होता है। इसको आई बी को मजीद भी देखेंगे आगे, साथ साथ चलाते रहेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं, वो कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं बताऊंगा। फिलहाल जो इनिशियल बैलेंस है उसको मैंने सारा बता दिया है कि इससे कैसे पता चलता है कि मार्केट ट्रेंडी होगी या नॉन ट्रेंडी होगी। ठीक है, अगर ट्रेंडी है तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। अ, ठीक है। आई बी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सुलेमान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, वालेकुम। ये पूछना था कि जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस टाइम आईबी बन रहे हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड में, ठीक है, तो ये अब कैसे पता लगेगा कि मार्केट का मतलब जो सा डाउन ट्रेंड का साइकिल है वो कितने पीरियड्स का है और अप ट्रेंड का साइकिल कितने पीरियड्स का है। अब जैसे लास्ट में आपने अप ट्रेंड हाँ का जी। बताया था, थोड़ा सा स्क्रीन पीछे कीजिएगा जरा। हाँ जी। थोड़ा सा स्क्रीन सर, जो सा अप ट्रेंड का आपने बताया था विदाउट उसके इंडिकेटर के बैक साइड पे, जी जी बिल्कुल, और पीछे करें। अब जी यहाँ पर अगर जी। अप ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जी ठीक है, तो अगर फर्स्ट डे में से मान लेके आईबी बना है, जी। ठीक है, छोटा, अगले दिन में साथ ही बड़ा आईबी बन गया है ऊपर वाली हाँ साइड पे अप ट्रेंड पे, तो अगले दिन क्या मार्केट अगर नीचे हाँ। आईबी बनाती है तो उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे कि ये मतलब डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या मतलब मिक्स है, और या इसका साइकिल का पीरियड होता है, या मतलब कि मार्केट ने अब डाउन ट्रेंड में जाना है 7 डेज या इस तरह ये काइंड तरीके। नहीं, इसका कोई साइकिल तो इसका कोई भी नहीं होता। और ना ही ये बताया जा सकता है कि मार्केट कितने दिन अप ट्रेंड में रहेगी या कितने दिन डाउन ट्रेंड में रहेगी। सिंपल आपको बताया है कि आई बी देखना है। अगर आई बी ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। आई बी जो एक लाइन के अंदर बनना स्टार्ट हो गए हैं तो इसका मतलब कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है। आई बी नीचे बनना स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब कि मार्केट फिर डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। ये तीन ही फेज होते हैं मार्केट के अंदर, इसके अलावा तो कोई फेज नहीं है। क्या होता है, सिंपल अगर देखा जाए तो मार्केट क्या होती है, या तो वो अप ट्रेंड के अंदर होती है, ठीक है, या वो कंसोलिडेशन के अंदर होती है, या वो डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, ठीक है। यही फेज होते हैं ना मार्केट के, तीन फेज ही हैं। या वो अप ट्रेंड के अंदर होगी, या कंसोलिडेशन के अंदर होगी, डाउन ट्रेंड के अंदर होगी, फिर कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तीनों के मैंने बता दिया है कि आई बीज ऊपर ऊपर बन रहे हैं तो इसका मतलब अप ट्रेंड है। आई बीज एक लाइन में बन रहे हैं तो इसका मतलब कंसोलिडेशन। आई बीज नीचे नीचे बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये तो हमारा हो अस्सलाम गया वालेकुम। आई बी। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो फर्स्ट प्रोफाइल पे आपने आईबी शो करवाया, ये देखे ना, इसका आईबी की फर्स्ट बार अब बड़ी बनी है। आपने कहा था कि जो अगर बड़ी बार बनेगी तो मार्केट रेंज करेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये फौरन ही डाउन ट्रेंड पे चलेगी मार्केट। और नेक्स्ट में देखें, जो उससे अगली वाली है, उस पे आईबी छोटे बने हैं और मार्केट वो उसके अंदर रेंज में रही है। इसके मतलब थोड़ा सा बताएं। जब मार्केट आईबी बड़ा बनाती है ना, तो मार्केट आईबी के अंदर रेंज करती है। ठीक है, यहाँ पे आईबी छोटा बना है तो आईबी से बाहर निकल के मार्केट जो है ना, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। जब बड़ा बनेगा तो होता है, मार्केट आईबी के अंदर ज्यादातर रहती है। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो रेंज ट्रेडर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मार्केट को आईबी के अंदर ही ट्रेड किया जाए, जब तक कि उस पेयर का सेशन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया उसके सर, शुक्रिया। सेशन तक ना, जब तक सेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक इसको आईबी के अंदर ही रखने की कोशिश की जाती है। जो अब आईबी छोटा होता है तो मार्केट आईबी से बाहर निकलती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सिर्फ बशीर क्योंकि भाई। आप लोगों ने सिर्फ आईबी को ही ट्रेड नहीं करना होता, आईबी को ही ट्रेड नहीं करना होता, सारी चीजें मिला के आपने ट्रेड करना है ना। जी वालेकुम अस्सलाम। बशीर भाई, आपने एक बात कही कि जब भी ट्रेंड चेंज होगा तो जो आईबीज है ना, वो एक लाइन में बनना स्टार्ट हो हाँ जाएंगे। तो हाँ जी, हाँ जी। मतलब इसमें अ, ये कितने परसेंट तक मतलब है कि जब भी ट्रेंड ट्रेंड चेंज होगा तो वो आईबीज लाइन में बनेंगे, और कम से कम कितने आईबीज लाइन में बनेंगे? नहीं, कम इज कम और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई टाइम तो नहीं होता कि मार्केट ने इतने दिन ये रेंज करनी है, इतने दिन ट्रेंड को अप ट्रेंड रखना है, इतने दिन डाउन ट्रेंड रखना है। ये तो कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कि अब ये वाला आईबी इधर बनाए, नेक्स्ट आईबी बन जाए इधर। ठीक है, उससे नेक्स्ट इधर बन जाए, जब तक मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन जब फेज से निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा ना कि आईबी ऊपर बन गया, तो इसका मतलब है कि ये साइकिल खत्म हो गया है। ठीक है, वो साइकिल एक दिन का भी हो सकता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो वो 2 दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का साइकिल भी हो सकता है। ठीक बशीर है भाई, और इस इनिशियल बैलेंस को सेम डे कैसे ट्रेड करते हैं? जी, आईबी को हम सेम डे सेम कैसे डे ट्रेड करते हैं? जी जी। मार्केट प्रोफाइल का जो है, वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल का जो फाउंडर है पीटर स्टीडलमेयर, वो कहता है कि आपने करंट प्रोफाइल को ट्रेड नहीं करना, आपने प्रीवियस प्रोफाइल को ट्रेड करना है। जो रेंजिंग वाले ट्रेड करते हैं, मतलब जैसे आपने बताया जी, कि वो रेंजिंग ट्रेड करते हैं, वो तो सेम डे फिर करते हैं ना सेशन नहीं नहीं, में? सेम डे नहीं करते, नहीं सेम डे नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, पिछले जो आईबी होता है, जो एरिया होता है, अगर रेंज को ट्रेड करना है तो आपने पिछले जो प्रोफाइल है लेनी है, उसको लेना है। ठीक है, करंट जो प्रोफाइल होती है वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो तो बन रही होती है अभी, उसको हमें नहीं पता होता कि इसका वैल्यू एरिया कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट होगा, किधर तक जाएगा। मींस उसकी जो हम रेंज ट्रेड करेंगे वो भी उसके नेक्स्ट डे जाके करेंगे, जी, आईबी की जो रेंज हम ट्रेड करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर एंड में कर लेते हैं। बाकी अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा लो वॉल्यूम नोड है, लो वॉल्यूम नोड, इसको एल भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। लो वॉल्यूम नोड क्या होते हैं? ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो। ठीक है, थोड़ा सा इधर पहले बता दूं। जैसे ये प्रोफाइल है, एक मिनट प्रोफाइल बना, ड्राइंग जो है उसके में अगर गलती हो जाए तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। अगर एक किसी भी दिन की ये प्रोफाइल बनी है, इसमें लो वॉल्यूम नोड्स क्या होंगे? लो वॉल्यूम नोड वो वाले होंगे जहां पे वॉल्यूम बहुत कम ट्रेड हुआ होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम प्रिंट होते हैं। ठीक है,
बहुत जो ग्राफ है वो छोटा सा बना हुआ होता है, उसको लो वॉल्यूम नोड कहते हैं। जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है लो वॉल्यूम नोड, ठीक है, इसको कहते हैं लो वॉल्यूम नोड्स। ये वाले लो वॉल्यूम नोड होते हैं। अ, अगर ये देखा जाए, जैसे ये वाला प्रिंट बना हुआ है, अ, आप देख लें ये वाला प्रिंट बना हुआ है ना, ये वाला एक दिन का प्रिंट है। अगर मैं यहाँ से गायब कर दूं इसको, कैंडल्स को गायब कर दूं सिर्फ, जो है candles को, अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, ये देखें, ये लाइन को मैंने गायब किया तो हमारे पास ये एक जो शेप बनी हुई है, ठीक है, ये पूरी प्रोफाइल बनी हुई है। तो इसका जहाँ पे ये वाली इसकी लो वॉल्यूम नोड है, ये वाली। मैं मार्किंग के लिए दूसरा टूल यूज कर, ये वाले जो होते हैं लो वॉल्यूम नोड होते हैं, ये वाले। ये वाले लो वॉल्यूम नोड का मतलब है कि यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। जहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो उसको लो वॉल्यूम नोड कहा जाता है, जैसे ये वाला है, ठीक है। तो मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो वॉल्यूम, ये लो वॉल्यूम नोड्स होते हैं, ठीक है। ये एज अ स्पॉट रेजिस्टेंस बहुत बेहतर काम करते हैं। सबसे मुझे जो सबसे अच्छा सेटअप मिलता है, जब या मुझे जो सबसे अच्छा सेटअप लगता है वो लो वॉल्यूम नोड का लगता है, ठीक है। ये बड़ी बहुत ही अच्छी तरह मतलब कि सबसे अच्छे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं वो लो वॉल्यूम नोड के होते हैं। लो वॉल्यूम नोड को कैसे ट्रेड किया जाता है, ये तो मैंने बता दिया है कि इसको यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है, तो इसको इसलिए इसको लो वॉल्यूम नोड कहा जाता है, क्योंकि मार्केट ने वहां से बड़ी तेजी से क्रॉस किया होता है। तो जिन लोगों को गैप बार की टेक्निक का पता है, ठीक है, तो सेम उसी की तरह ये लो वॉल्यूम नोड भी होते हैं, गैप गैप बार की टेक्निक। तो इसको आपने ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि जहां जहां पे लो वॉल्यूम नोड आपको नजर आएंगे उनको मार्क कर लेना है, ठीक है। पिछले दिन के लास्ट डे के जो लो वॉल्यूम नोड है ना, उनको आपने मार्क कर लेना है। एक ये वाला लो वॉल्यूम नोड है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एक लो वॉल्यूम नोड बन रहा है, ठीक है। प्रोफाइल में तो ऑप्शन नहीं होता कि लो वॉल्यूम नोड जो है वो अलग से हो जाए, ठीक है। ये वाला लो वॉल्यूम नोड है, और हमारे पास ये वाला लो वॉल्यूम नोड है। इस एरिया को अगर कह लिया जाए, ये वाला लो वॉल्यूम नोड है। मार्केट, आप लोगों को पता है कि इनिशियल बैलेंस नीचे बना है, ठीक है। हो सकता है कि इस चार्ट के अंदर वो सारी चीजें नजर ना आ रही हों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मेन जो इसके फंक्शन है, उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे पास ये लो वॉल्यूम नोड है। आपको पता है कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस लो वॉल्यूम नोड से ही ट्रेड ली जाए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि लो वॉल्यूम नोड को जो ही टच करे मार्केट तो वहां पे ट्रेड लें। जैसे ये लो वॉल्यूम नोड को टच कर रही है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ रही है। इसने यहाँ पे क्या किया कि अच्छा, उसके बाद अगले दिन हमारे पास ये वॉल्यूम लो वॉल्यूम नोड था। मार्केट क्योंकि एक्सट्रीमली एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड के अंदर है, इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई। अगर यहाँ पे आती तो आप जरूर इसको यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है यहाँ से शॉर्टिंग की,
बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ये वाली मिली है। ठीक है, तो इस तरह आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लो वॉल्यूम नोड के अंदर। तो आप ट्रेंडी मार्केट के अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं लो वॉल्यूम नोड को। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं से भी मार्केट नीचे आ रही है, आपने वेट करना होता है कि लो वॉल्यूम नोड तक मार्केट जाए और फिर वहां से आप ट्रेड के अंदर आ जाएं। करंट डे का जो लो वॉल्यूम नोड होता है वो किस तरह देखना है, वो इस तरह देखा जाता है कि प्रोफाइल जब 15 से 18 घंटे की बन जाए तो फिर आप लो वॉल्यूम नोड उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप उसको लो वॉल्यूम नोड जो कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है कि मार्केट वहां पे जाए, वहां पे चर्निंग स्टार्ट कर दे और वो लो वॉल्यूम नोड ना रहे। ठीक है, जैसे ये वाला लो वॉल्यूम नोड बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रेड होता है। लो वॉल्यूम नोड जो ही मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई है, फिर एकदम से इसको क्रॉस किया है, गैप बार ने क्रॉस किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लो वॉल्यूम नोड भी हो गया, बता दिया मैंने कि लो वॉल्यूम नोड क्या होते हैं। फिर आता है हमारे पास हाई वॉल्यूम नोड, इसको HVN भी कहा जाता है, हाई वॉल्यूम नोड। एक मिनट में ये डिलीट है। हाई वॉल्यूम नोड जो होते हैं, इसका मतलब है हाई वॉल्यूम नोड, POC भी हाई वॉल्यूम नोड ही होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। उसको तो चलो POC कह देते हैं। उसके बाद जितने भी आपको ये बड़े बड़े ग्राफ नजर आएंगे, जैसे ये वाला है, ये हाई वॉल्यूम नोड है। इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्निंग की है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चर्निंग की है। ये हाई वॉल्यूम नोड है। उसके बाद ये वाला हाई वॉल्यूम नोड है। ठीक है, प्रोफाइल में देखा जाए तो अ, ये वाला हाई वॉल्यूम नोड होगा। ठीक है, और ये वाला हाई वॉल्यूम नोड है। देखें, अगर जहाँ पे हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम नोड दो दिन के मतलब, ये हाई वॉल्यूम नोड है इस दिन का, अगले दिन का यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड है, तो ये बड़ा अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। जहाँ पे दो चीजें एक जगह पे मिल जाए, हाई वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। मजीद बता दूं मार्किंग करके एक हाई वॉल्यूम नोड कौन से होते हैं, इसका एक और भी फंक्शन बताऊंगा। जैसे ये वाला यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है, ये वाला पूरा का पूरा हाई वॉल्यूम नोड है। हाँ, ये वाला हाई वॉल्यूम नोड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला हाई वॉल्यूम नोड है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला हो गया। जो हाई वॉल्यूम नोड होते हैं वहां से मार्केट को बड़ी अच्छी रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, वो कैसे मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ, अ, बल्कि इधर ही बता देता हूँ। हाई वॉल्यूम नोड मार्केट लेट पहुंच के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे चर्निंग उसने स्टार्ट कर दी है और फिर डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया है इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर मार्केट ने स्टे किया है, यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ठीक है, इसीलिए हाई वॉल्यूम नोड बना है ना, ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है मार्केट ने यहाँ पे ज्यादा जो है ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेड जो है एग्जिट की हैं, और सॉरी जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट की हैं इस जगह के अंदर। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, इस आप एरिया को मार्क कर लेंगे। अब जो ही मार्केट इस एरिया की तरफ जाएगी ना, जब भी जाएगी, जब भी लौट के इस एरिया की तरफ जाएगी, इसको टच करेगी,
तो ये वाले जो ट्रेडर्स होंगे ना, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्योंकि ट्रेड हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अपनी ट्रेड को आ, यहाँ पे जो है वो सेल का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि मार्केट डाउन साइड पे निकली है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे उन्होंने रुक के बहुत ज्यादा सेल का वॉल्यूम जो है जनरेट किया है, ट्रेड किया हुआ है। तो जब भी मार्केट पलट के यहाँ पे जाएगी, तो ये जो ट्रेडर्स होंगे अपनी पोजीशन जो इन्होंने ली है इनको डिफेंड करेंगे। डिफेंड कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ है। तो मार्केट जब दोबारा यहाँ पे जाएगी, या मार्केट यहाँ से निकली या दोबारा यहाँ पे जाएगी इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे ये जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करेंगे और मार्केट को फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये ट्रेडर्स मार्केट को नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में से आपने ट्रेड लेनी होती है, इस एरिया के सेंटर में से एसएल आपने इस एरिया के ऊपर रखना है, और टीपी छोटा सा लेके 15 20 25 पिप का टीपी लेके आपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना होता है। तो वॉल्यूम जो हाई वॉल्यूम नोड्स होती हैं उनको ट्रेड करने का ये तरीका होता है। ठीक है, कैसे है? जैसे ये हाई वॉल्यूम नोड है, ये वाला। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे चर्निंग की है, ये वाली, इसका मतलब कि यहाँ पे सेल का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और फिर थोड़ा सा गई है, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर जब जो ही उस एरिया के अंदर गई है, ठीक है, जहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड थी, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सेल की ट्रेड ली हुई है। जो ही मार्केट इधर आई है तो उन्होंने अपनी ट्रेड को डिफेंड किया है, मार्केट को फिर नीचे धकेला है। ठीक है, उसके बाद फिर गई है, फिर उन्होंने अपनी ट्रेड को डिफेंड किया है, और मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये इसी तरह एरियाज प्ले आउट होते हैं। आज के ये वाले टॉपिक तो हो गए ख़त्म, कंप्लीट हो गए। हमारा इनिशियल बैलेंस क्या होता है, किस तरह ट्रेड किया जाता है, लो वॉल्यूम नोड क्या होता है, हाई वॉल्यूम नोड क्या होता है, किस तरह ट्रेड किया जाता है। 1 मिनट में होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आया। ये थी आज की हमारी मार्केट प्रोफाइल के जो 3 टॉपिक थे। ठीक है, मैंने बड़ा बड़ा सिंपल और बहुत ही इसको शॉर्ट करके आप लोगों को बताया है, ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। अब मैं इसकी थ्योरी में चला जाऊं, लंबी लंबी स्लाइड्स लिख के ले आऊं, ठीक है, वो आप भी बोर हो जाएंगे, और वो स्लाइड पढ़ने के बाद फिर आके आप मेरे इनबॉक्स में पूछ रहे होंगे कि इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। तो मैंने अभी से आपको बता दिया कि इनिशियल बैलेंस होता क्या है, इसको कितने तरीके हैं ट्रेड करने के, किस किस तरह इसको ट्रेड किया जाता है। ठीक है, लो वॉल्यूम नोड क्या होता है, सिंपल, जहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है, और इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, और हाई वॉल्यूम नोड को ट्रेड कैसे किया जाता है। ठीक है, हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया तो यही बताया था कि मैं बड़ा सिंपल रखूंगा और चीज़ों को ऐसे करूंगा कि आप लोगों को समझ भी आ जाए। अब ले लेते हैं आपके क्वेश्चन क्या है। अच्छा मुबशर भाई, मेरा क्वेश्चन है, ये जो आईबी की बार बनती है, पहली 2 बार वो कितने पिप की बार होगी तो वो उसे कंसीडर करेंगे कि ये बड़ी बार बनी है तो मार्केट आज इस रेंज में रहेगी? क्या नाम है आपका? जुल्फिकार अली। अपना नाम? अच्छा, पिप कैलकुलेट नहीं किए जाते, साइज देखा जाता है। पिप, अब आप बात करेंगे यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी के अंदर एक बार कितने पिप की बनती है वो आपको पता है, इसकी एवरेज क्या है। ठीक है, अगर आप जीबीपी एनजेडी की बात करेंगे तो वो एक बार 100 पिप की भी बन जाती है। गोल्ड के अंदर बात करेंगे तो वो एक बार जो है वो भी सम टाइम 100 to 150 पिप की बन जाती है। तो पिप्स में कैलकुलेट नहीं किया जाता, साइज में। साइज में किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, आपने एवरेज इसका साइज देखना है, इसकी हर बार का एवरेज साइज क्या है और आईबी का क्या बन रहा है।
यूरो यूएसडी के ऊपर पिप अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 है। अगर ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये 10 पिप की होगी तो यार ये छोटी होगी, अगर ये 30 पिप की है तो बड़ी होगी। आप वही गोल्ड के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे तो बड़ी बार 100 पिप की भी हो सकती है, और छोटी बार जो है छोटी से छोटी भी 50 पिप की होती है गोल्ड के अंदर सम टाइम। तो पिप में कैलकुलेट नहीं करते हम, उस पेयर की जो है पूरा चार्ट देखते हैं, उसकी एवरेज बार का साइज क्या है डेली। ठीक है, उस साइज को कंपेयर किया जाता है कि ये एवरेज साइज तो बड़ी है या छोटी है। हाई वॉल्यूम नोड पे मार्केट लो वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट करे या हाई वॉल्यूम हम लो वॉल्यूम पे ट्रेड लेंगे या दोनों पे। आप लो वॉल्यूम नोड के ऊपर आप वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो जैसा आपको वॉल्यूम में बताया गया तो वॉल्यूम की कंडीशन देख के आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे वॉल्यूम वाले ट्रेडर्स नहीं है। हाई वॉल्यूम नोड को लो वॉल्यूम के साथ टेस्ट हो रहा है तो कर सकते हैं। ये हाई वॉल्यूम वो वॉल्यूम की क्लास नहीं है ना, तो अगर वीएसए की होती तो उसमें मैं बता देता। वीएसए को किस तरह इसके साथ मिलाना है वो आपको पता होगा। ठीक है, बाकी इन चीज़ों के साथ आप कर सकते हैं एडिशनल जो है ना कंफर्मेशन के लिए कोई भी चीज़ इनको देख सकते हैं। सर मेरे दो क्वेश्चन है, मैं बात करूँ ना मंडी से। जैसे मेरा दो क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जैसे लो वॉल्यूम नोट्स होते हैं या हाई वॉल्यूम नोट्स, इनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, एक ये जरा बता दीजिएगा कि इनमें मतलब सपोर्ट कौन सी है और डिस्टेंस कौन सी है। और सेकंड क्वेश्चन ये कि ये जो सी आखिरी बार जो सी बनी, आखिरी दो प्रोफाइल्स बनी है जिसपे मतलब आपने ये एरिया ड्रॉ किया है जिसपे लो वॉल्यूम नोड और हाई वॉल्यूम नोड दोनों साथ मतलब आ गई हैं, तो आपने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। तो अब ये आया कि अगर अगले दिन की प्रोफाइल जो सी बनती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, अगर ये नीचे बनती है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। ये काइंडली कंफर्म कीजिएगा। तो कुछ शुक्रिया। आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, मार्केट ऊपर है, ऊपर से टच कर रही है, सिंपल अगर बताऊं तो वो सपोर्ट है। ठीक है, नीचे से टेस्ट कर रही है तो वो रेजिस्टेंस है। समझ आ गई? अब जैसे ये लो वॉल्यूम नोड पे और हाई वॉल्यूम नोड पे मतलब दोनों पे ये साथ टच कर गई, ठीक है, या आखिर में जो सी आपने लाइन ड्रॉ की है, तो अब अगर ये अगले दिन की जो सी प्रोफाइल है, ठीक है, आईपी उसका ऊपर बनता है, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। अगर तो मार्केट ऊपर है, ठीक है, अगर आईबी यहाँ पे बने, आपको पता है कि आईबी इधर बनेगा, ठीक है, आईबी इधर बनेगा, इसका मतलब है कि मार्केट जो ही इसको टच करेगी तो ये स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। अगर आईबी यहाँ पे बनता, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आके इसको टच करके ऊपर जा सकती थी, उस सूरत में इसने एज अ सपोर्ट रिएक्ट करना था। अच्छा मुबशर भाई ये बताएं कि जब ये सपोर्ट या इसे हाई वॉल्यूम नोड पे या लो वॉल्यूम नोड पे मार्केट जाएगी, वहां पे जाके फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई साइन देखेंगे, कंफर्मेशन साइन देखेंगे तो तभी ट्रेड करेंगे, या जैसे ही वहाँ मार्केट वहां पे पहुंची है तो ट्रेड कर देंगे? आपकी मर्जी है, आपने कंफर्मेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं, ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज जमा करनी होती हैं, अगर आप ज्यादा प्रोबेबिलिटीज करेंगे जमा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन करना चाहते तो आप करें। और दूसरा बात है कि इसको वीएसए के साथ बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है राजवीर का। हाँ, इसको वीएसए के साथ ट्रेड किया जा सकता है। वीएसए वाले जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, फिर लो वॉल्यूम हाई लो वॉल्यूम के साथ अगर कोई भी जो है स्पोर्ट की रेजिस्टेंस हो रही हो रिस्पेक्ट, तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो लो वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट हो रही है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो वो वीएसए का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो बड़ा जबरदस्त जो है वो सेटअप बन जाएगा आपका।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाई और लो सर आपको पता चल तो गया है। जफर इकबाल, जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है वो हाई वॉल्यूम नोड होता है, जहाँ पे कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसको लो वॉल्यूम नोड कहते हैं। जी बोले श्रेय भाई, क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपके लास्ट जो प्रोफाइल बनी है इस पे आईपी नीचे बना हुआ है ना, वैल्यू एरिया लो से, जो प्रीवियस डे की प्रोफाइल है उसके वैल्यू एरिया लो से नीचे बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सट्रीमली आईपी जो है ना वो नीचे बना है। तो यहाँ से मार्केट ने फिर वैल्यू जी एरिया जो लो है पिछले दिन का उसको टच किया है, तो हम इसको जो 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 ये वापसी रीटेस्ट करती है मार्केट, ये भी हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये लो वॉल्यूम से करती है। लेकिन पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको 80 to 90% ये ले सकते हैं कि ये ज़रूरी होता है कि इसका टच करना है इसको वापसी बैक आउट पे। हाँ जी, ये बिल्कुल। ये यानी कि ये लाज़मी तौर पे अच्छा 80 to देखिए, जब 90% भी आप, हाँ जी जी जी, जी, मैं आपको बता, जब भी आपने सेल की ट्रेड लेनी है ना तो कोशिश करते हैं कि मार्केट अब पार्ट्स के ऊपर सेल की ट्रेड ली जाए, रिट्रेसमेंट का हाँ वेट जी किया सर, जाए। ठीक है, रिट्रेसमेंट का वेट किया जाए फिर सेल की ट्रेड ली जाए। क्योंकि अगर सही हो गया सर। सिर्फ आप क्या करेंगे, अ, आप देख लेते हैं कि यार आईबी यहाँ पे बन गया है तो आप इधर से ही ट्रेड ले लेते हैं सेल की, तो क्या होगा कि जब ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी ना, इतनी इतनी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो आप जो है ना कंफ्यूज होकर ट्रेड क्लोज कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, हमारा ऐसा ही हिट हो इतनी जाएगा अगेंस्ट यहाँ पे, जाने के क्योंकि बाद हमने आपको रिवार्ड मिल जाएगा। हाँ जी, रिवार्ड बहुत कम मिलेगा। अगर आपने ट्रेड ही रिट्रेसमेंट के ऊपर ली है, यहाँ से ट्रेड ली है तो आपको इतना ज्यादा रिवार्ड मिला है। सही हो गया सर। और दूसरी बात सर ये है कि उसके अगर बाद ये, मार्केट जी जी, दूसरा सर सवाल ये था जैसे कि मैंने अगर आप लोगों को बताया था ना कि जो हाई वॉल्यूम नोड, जी जी, हाँ जी जी बोले। हाई वॉल्यूम नोड का बताया था ना, ये एक हाई वॉल्यूम नोड है। ठीक है, अब हाँ देख जी लें, एक, दो, तीन और चार, 4 घंटे मार्केट ने एक ही जगह पे स्टे किया है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद हाँ जी मार्केट एकदम से नीचे शूट की है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेल का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब ये जो सेलर्स थे, ठीक है, आगे जाके देखो इन सेलर्स ने ही अपनी ट्रेड को डिफेंड किया है। मार्केट जो ही उस एरिया के अंदर गई है, उन्होंने क्या किया है, अपनी ट्रेड को डिफेंड किया मार्केट है, के नीचे मार्केट के नीचे नीचे गिराया है इसको। ऐसा ही है बिल्कुल सर, बड़े अच्छे से वर्क किया है ये। अच्छा, उसके बाद, हाँ, यहाँ पे हम करते हैं, ये एंड करते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का आउटलुक, फंडामेंटल आउटलुक। क्योंकि यूएस इलेक्शंस हैं तो मैंने कहा चले, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि नेक्स्ट वीक जो है क्या फंडामेंटल्स हो सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जी पास सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिल्कुल। हमारा जो वीक स्टार्ट हो रहा है 29 to 5 नवंबर तक। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफओएमसी है, कोई भी ट्यूसडे का है। सर अब टाइम चेंज कर लें, पहले ये दूसरा शेड्यूल बता रहा है, ये टाइम आपके पास। टाइम पाकिस्तानी बता रहे हैं। सर अभी तो 10:30 हो गए, आपके पास 8:45 आ रहे हैं।
कहाँ पे? ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे सर, वो ऊपर टॉप पे 10:30 ही होगा। 8:45 यहाँ पे आ रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे सर, ये ऊपर टाइम। हाँ, तो ये मार्केट का टाइम है ना। न्यूज जो हम देख रहे हैं वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देख रहे हैं। पाकिस्तानी टाइम कितने बजे आएगी, ठीक है, ये टाइम। अच्छा, हमारे पास कब से स्टार्ट हो? अब ठीक है। जी सर, सही है सर। सॉरी, हाँ टाइम यहाँ पे वो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, अब किया है तो भी देख लेते हैं। अच्छा, मंडे को हमारे पास यहाँ पे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आईएमएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। प्रीवियस 55.4 थी। अच्छा, ये कुछ खास इवेंट नहीं है, ठीक है, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। उसके बाद ट्यूसडे को बैंक हॉलीडे है। जैपनीज जेन का तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी। जैपनीज जेन जो है वो ज़्यादातर इसके पेयर जो है रेंज में रह सकते हैं। ठीक है, ट्यूसडे को मॉर्निंग में 8:30 के ऊपर एयूडी का कैश रेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा होगा, इसको लाजमी देखना। अ, जो रेट है वो एक्सेप्ट देखा जा रहा है 0.10%, ठीक है। इनका जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो 0.20 क्वार्टर से कम होकर 0.10% पे आ रहा है। अगर तो ये 0.10% आता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर बड़ी बुरी तरह गिरेगा, ठीक है। इसमें आप सेल की ट्रेड देख सकते हैं। अगर तो इन्होंने, क्योंकि कोरोना की वजह से सेकंड वेव भी आ रही है, तो जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है, वो अपने इंटरेस्ट रेट और भी लोअर कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये कट करते हैं, जैसे इनका क्वार्टर परसेंट था, तो उससे अगर 0.10% की तरफ आते हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। अगर रेट कट नहीं करते तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। अगर ये रेट कट करते हैं तो ये बुरी तरह गिरेगा, आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेट कट होता है तो आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखें। उसके बाद 3 नवंबर है, यूएस इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ये हमेशा ही कंफ्यूजन होते हैं, इन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोगों ने केयरफुली ट्रेड करनी है, ठीक है। मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है किसी भी तरफ, वो होता है ना कि गैर सरकारी वगैरह गैर हतमी नतायज जो होते हैं, ठीक है। किस तरह की जो न्यूज़ हैं वो आती रहेंगी, मार्केट कभी ऊपर भागेगी कभी नीचे भागेगी, ठीक है। तो और जो इसका इम्पैक्ट होगा वो रिजल्ट अनाउंस होने के ऊपर इतना नहीं होगा। रिजल्ट के बाद जो स्पीच होती है, जैसे इमरान खान की स्पीच थी, वो जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसकी स्पीच हुई। स्पीच में पता चला कि वो अपना, उसने बताया ना कि मैं आने वाले जो 5 साल हैं वो कैसे गुजारूंगा, ठीक है। अपना उसने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी नेशन के आगे रखा कि मैं ये चीज़ें करूंगा, ये स्टेप लूंगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर बाइडेन बनता है तो वो स्पीच करेगा, उसकी स्पीच के ऊपर फिर मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, उसके ऊपर रिएक्शन होगा। इलेक्शन कौन जीतता है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उसकी स्पीच के ऊपर, जैसे जो इमरान खान ने स्पीच की तो वो पाकिस्तानी जो रुपया है वो नीचे गिर गया था, डॉलर पाकिस्तान पीकेआर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। उसकी जो पॉलिसीज़ को देखते हुए आप लोगों ने जब स्पीच होगी ना, इनमें से कोई भी सिलेक्ट होता है, ट्रम्प सेलेक्ट होता है या बाइडन, उसकी स्पीच देखनी है, स्पीच के ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करेगी। ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है,
एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है न्यूजीलैंड का। लास्ट वीक अनएम्प्लॉयमेंट 4% था, सॉरी लास्ट टाइम जो है था 5.5% था, 4% देखा जा रहा था लेकिन 5.5 आया। हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, ये माइनस में -7 देखा जा रहा है इसको। अगर ये ज़्यादा आती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ पकड़ी है। जिस तरह डॉलर ने स्ट्रेंथ पकड़ी है ये फिर नेगेटिव में आता है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव में आता है, तो फिर न्यूजीलैंड भी बड़ी अच्छी सेल की ट्रेड देगा, ठीक है। उसके बाद IMS सर्विस PMI है, ये इतना खास इवेंट नहीं होता। उसके बाद बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है, ठीक है, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है और ये भी अपने कैश रेट, अच्छा इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है 0.10% है, अभी 0.10% ही देखा जा रहा है। अगर तो सेम सेम आता है तो फिर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अ, लेकिन अगर ये रेट कट करते हैं या इस तरह का कोई डिसीजन आता है, क्योंकि रेट इंक्रीज तो कर नहीं सकते जैसे हालात चल रहे हैं, अगर ये कट करते हैं तो बड़ी बुरी तरह गिरेगा। लेकिन इसमें एक और भी न्यूज़ है कि यूके में जो है वो लॉकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से पाउंड जो है वो भी गिरेगा। पाउंड और यूरो दोनों गिरेंगे, क्योंकि यूरोप के कुछ जोन्स हैं उनमें भी लॉकडाउन हो चुका है और इंग्लैंड में भी लॉकडाउन होता जा रहा है, अनाउंस कर दिया है। तो पाउंड और यूरो दोनों नीचे गिरेंगे। इसके अलावा देख लें तो उसके बाद USD की FOMC है, अ, मतलब कि जो नेक्स्ट वीक है वो सारे ही मेजर वीक है, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाएगा कैश रेट क्या रखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है इनकी, ठीक है। कैड का भी वही है, अच्छा FOMC भी है और उसके बाद नॉन फॉर्म पेरोल भी है। ये इवेंट भी देखने वाला होगा, मतलब कि जो नेक्स्ट वीक है वो हाई वोलेटाइल हो सकता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है जो आने वाला वीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, गैम्बलिंग की तरफ ना जाइएगा, छोटे छोटे टारगेट रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड में कुछ दोस्त पूछ रहे थे, गोल्ड का हम देख लेते हैं, ऑयल का और गोल्ड का देख लेते हैं। बाकी एक गोल्ड पहले खोल गया। हाँ जी, हाँ ये गोल्ड का चार्ट है, ये अपनी बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है एक, ये वाली छोटी सी माइनर सी स्पॉट थी, ये मेजर स्पॉट है और इसके नीचे ये वाली स्पॉट है। डाउन बार के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा आया है, अप बार बनी है उसके ऊपर वॉल्यूम कम है, नीचे क्लोज हुई है। ओपन इंटरेस्ट इसका देख लेते हैं, गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, 1 2 3 दिन से ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है, मतलब ये है कि इस बार के ऊपर ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरा, इसका मतलब है कि सेलर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज की है, सॉरी बायर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज की है। इसके ऊपर भी बायर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज की है और इसके ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट गिरा है। 3 दिन ओपन इंटरेस्ट गिरा है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो नया ट्रेडर नहीं आ रहा, जो पुराने ट्रेडर हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। गोल्ड गिरने की वजह यही है, जो पुराना ट्रेडर जो है वो एग्जिट कर रहा है, अपनी ट्रेड बंद कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट का यही फायदा होता है कि इससे पता चल जाता है कि कोई भी करेंसी या मेटल है वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से गिर रही है, या उसमें से जो पोजीशन है वो क्लोज हो रही है। अगर तो ओपन इंटरेस्ट इन डाउन बार्स के ऊपर इंक्रीज हुआ होता, ठीक है, और इस अप बार के ऊपर डिक्रीज हुआ होता, तो इसका मतलब है कि सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब है। लेकिन क्या हुआ है कि तीनों बार के ऊपर ओपन इंटरेस्ट गिरा है, इसका मतलब पोजीशन को क्लोज किया गया है। तो क्या हो सकता है आने वाले वीक में, हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आके यहाँ से एक्सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, यहाँ से एक्सपोर्ट मिल सकती है अगर ये ब्रेक करती है। यहाँ से ब्रेक होता है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आता है तो यहाँ पे रिटेस्ट और फिर ये डाउन।
ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं। अगर डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ता है तो ये मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, अदरवाइज यहीं से फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये वाली एक्सपोर्ट है। अगर आपने बाय करना है तो कोशिश करें, देखें यहाँ पे मार्केट लो वॉल्यूम के साथ आए, आपको यहाँ पे कोई ना कोई डाइवर्जेंस मिले पुलिस साइड पे, उसको ट्रेड करें। अगर इसको क्रॉस करके रीटेस्ट करती है तो फिर यहाँ तक मार्केट आ जाएगी। यहाँ से फिर क्या होगा, जर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जर्निंग स्टार्ट होने के बाद फिर वो निकलेगी। लॉन्गर टर्म के लिए तो गोल्ड बुलिश है। हम मज़ीद देखते हैं कि जो इलेक्शन है वो इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है गोल्ड के ऊपर। ठीक है, गोल्ड को मेरे ख्याल में बाय करने का एक अच्छा टाइम आ चुका है। गोल्ड और सिल्वर को जिसने बाय करना है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए, वो इसको बाय कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ऑयल को थोड़ा बहुत मोटा मोटा देख लेते हैं। ऑयल का ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं क्या है। ऑयल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है डाउन बार के ऊपर। हाँ, बार तो तकरीबन ऑलमोस्ट रेंज ही बनी है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। याद है मैंने यहाँ पे एक भाई को बताया था, राजवीर था या कोई और था, वरुण वरुण था। उसको मैंने यहाँ से बताया था कि यहाँ से गोल्ड ऑयल है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, ऑयल में अब क्या है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया है, लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ रीजन्स में लग चुका है, कुछ जो है कंट्रीज वो देख रहे हैं लॉकडाउन की तरफ। तो इसका मतलब है कि जो ऑयल की डिमांड है उसमें कमी स्टार्ट हो जाएगी, ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। और लीबिया जो है उन्होंने इसकी सप्लाई इंक्रीज करने का वो सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग ऑयल की सप्लाई इंक्रीज करेंगे। डिमांड तो डिक्रीज हो चुकी है ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन सप्लाई इंक्रीज होगी तो ऑयल नीचे गिर के ऑयल यहाँ से इधर से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इजीली आ सकता है ऑयल। अगर लॉकडाउन मजीद होता है तो यहाँ तक आ जाएगा कब। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। मजीद देखेंगे कि यहाँ पे फिर लॉकडाउन कितना एक्सटेंड होता है कि नहीं होता। बाकी जो कंट्रीज जिन्होंने नहीं लगाया वो अगर लगाते हैं फिर लॉकडाउन करते हैं तो फिर और भी नीचे गिर सकता है। इसकी सप्लाई को देखते हुए अगर लीबिया ने सप्लाई कट नहीं की तो फिर ये और भी नीचे आ सकता है। ये तो था आउटलुक। नेक्स्ट वीक हम करेंसीज को भी कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह, करेंसीज को भी देखा करेंगे। ठीक है, और टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चले ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, टाइम है। अगर किसी ने पूछना है तो कुछ पूछ लें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो से न्यूज़ होती हैं, फॉरेक्स न्यूज़ या फॉरेक्स फैक्ट्री होगी, कोई भी मतलब वेबसाइट है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ये मार्केट मेकर जो से होते हैं, ये न्यूज़ वगैरह इन्होंने पहले से मतलब ऑलरेडी अब मतलब पूरे पूरे साल की न्यूज़ बनी होती हैं। तो ये कोई मतलब इनका होता है कि ये जो सी जॉब्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं आगे पीछे यूएस में या इंग्लैंड से, ये इनकी मजबूरी होती है या इन्होंने मार्केट, क्योंकि इनकी मार्केट फॉरेक्स पे ज्यादातर इंटरनेशनल फॉरेक्स पे चल रही होती है, तो इन्होंने करेंसी की जो सी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होती है इसको कंट्रोल करने के लिए ये न्यूज़ वगैरह बनाई होती हैं, या इसमें क्या वजह है? वजह इसमें क्या है, मार्केट को तो आपको पता है कि जो फॉरेक्स मार्केट है ना वो रेंज के अंदर रहती है। फॉरेक्स मार्केट लॉन्गर टर्म एक रेंज के अंदर रहती है। इस रेंज के अंदर रहती है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम खोल के देखेंगे ना तो इस रेंज के अंदर रहती है। एक हर करेंसी की एक रेंज डिफाइन होती है। ठीक है, जब भी मार्केट अपने सीलिंग लेवल पे जाती है ना तो जो इसका सेंट्रल बैंक होता है उन्होंने
क्योंकि सेंट्रल बैंक ने ये रेंज डिफाइन की हुई है, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ सीलिंग लेवल पे जाएगी तो यहाँ पे क्या करेगा सेंट्रल बैंक, नोट छापने शुरू कर देगा या मार्केट को गिराना स्टार्ट कर देगा। जब वो फ्लोर लेवल पे आएगी, उन्होंने फ्लोर लेवल सेट किया हुआ है, तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक, इसको बाय करना स्टार्ट कर देगा। ये लेवल ब्रेक नहीं होने देगा। ये क्यों नहीं होने देगा, इसके पीछे वो रीजंस हैं। अब रीजंस आपको मैं कैसे समझाऊं? हाँ, ठीक है, अब मैं आपको रीजंस भी समझा देता हूँ। यूरो की प्राइस क्या चल रही है, 1.6, 4, 4, 1, ठीक है। अब आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका में आप बैठे हुए हैं, आप यूरो से पेप्सी की बोतल बाय, एक कोक बाय कर रहे हैं, ठीक है। एक कोक बाय कर रहे हैं, उस कोक की वैल्यू इतनी है, एक कोक आपको यूरोप में से इतने की मिल रही है, ठीक है। ये वाली 1.1644 इतने पैसों की आपको एक कोक, इतने यूरो की इतने डॉलर की आपको एक कोक मिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। अब प्राइस क्या हो गई है, यहाँ पे आके प्राइस हो गया 1.1850। आपको एक कोक कितने की मिल रही थी, अब आप क्योंकि यूरो की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, आपको एक जो है कोक इतने की मिल रही है। अब यहाँ पे आप ले रहे थे खुश होके, ठीक है। अब जब वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है तो आपको ये महंगी पड़ रही है। अब आप क्या सोचेंगे, आप एक इन्वेस्टर हैं, ये कोक नहीं है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है जो आप यूरोप से इंग्लैंड से बाय करते हैं, उसकी पहले तो प्राइस ये वाली थी, ठीक है। उसकी करेंसी की जो है वैल्यू इंक्रीज हुई, करेंसी ऊपर चली गई, तो उसकी जो प्राइस है ये वाली आपको मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। समझ आ रही है, पहले आपको सस्ती मिल रही थी, अब महंगी मिल रही है। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बोले सर आपको क्या करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बताएं ना, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि आप क्या करेंगे। पहले आपको सर जी ठीक है, एक दुकान आपको से एक कॉक आपको की बोतल, के बजाय एक कॉक की बोतल दूसरा कितने की मिल रही थी। ये सुलेमान आपने क्वेश्चन पूछा था, आप बोले आप क्या जी करेंगे। जी सर, अगर 1.18 पे जाती तो सेल अब आप करेंगे। सेल नहीं करेंगे यार। आप इंग्लैंड से कोई भी चीज, एक प्रोडक्ट, आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, जी आपकी पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री है, आप अपनी फैक्ट्री के लिए माल मंगवाते थे इंग्लैंड से। पहले जो आपको एक जैकेट, चले एक जैकेट कह लें, या आप स्पेयर पार्ट, कोई भी आपकी स्पेयर पार्ट की दुकान है, ठीक है, कारों के स्पेयर पार्ट की दुकान है, आप एक टायर, आप टायर कह लें या कोई भी प्रोडक्ट आप पहले इतने की खरीद रहे थे इंग्लैंड से, अब उनकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब पहले आपको वो जो एक उनका पीस मिलता था, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक पीस मिलता था 1.1644 में, अब आपको मिल रहा है 1850 में, 1.1850। अब आपकी फैक्ट्री है, आप कहेंगे यार इतना महंगा मिलना स्टार्ट हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ। आप देखेंगे कि यही प्रोडक्ट जो है मुझे किसी दूसरे मुल्क से कितने की मिल रही है, ठीक है। आप चले जाएंगे जापान, चले जाएंगे, वहां पे जाके देखेंगे कि आपको वो प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, ठीक है। अब अगर तो आपको वो प्रोडक्ट यहाँ से कम रेट में मिल रही है तो आप क्या करेंगे, जापान से बाय करना स्टार्ट कर देंगे ना, कि यहीं से बाय करते रहेंगे, जापान से। जापान से बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वहां से सस्ती मिल रही है।
अब जो इंग्लैंड के लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो भी जापान से बाय करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनको भी वहां से सस्ती मिल रही है। अब जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है उसके लिए तो मसला खड़ा हो गया ना। उनकी क्या हुआ, आप पहले ले रहे थे उनसे, उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रही थी, वो अपना माल एक्सपोर्ट, उनकी एक्सपोर्ट हो रही थी। अब आपने भी छोड़ दिया, ठीक है, जितने भी लोग होंगे उन्होंने छोड़ा, क्या किया कि जापान से बाय करना स्टार्ट कर दिया। जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने भी जापान से बाय करना स्टार्ट कर दिया, या यूरोप के जितने भी लोग थे। अब क्या हुआ कि इनकी एक्सपोर्ट क्या हुआ, गिर गई। यूरोप की एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि जो यूरोप के अपने लोग भी बाहर से चीजें मंगवाना स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, मसला पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आ गई? जी अब सर गवर्नमेंट के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी को लोअर करेंगे, अपनी करेंसी के रेट को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, जी सर ठीक है, समझ आ गई। समझ आ गई कि नहीं आई? बता जी तो जी दिया सर आ मैंने। गई। जी सर समझ आ गई। ठीक है, तो इसी तरह जब भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है ना तो उस गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो जो भी गवर्नमेंट होती है ना उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करे। गवर्नमेंट इसीलिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसीलिए अपनी करेंसी को इतना डीवैल्यू किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी इसीलिए इसको इतना डीवैल्यू किया गया है कि जो बाहर के लोग हैं उनको पाकिस्तान से सस्ती चीजें मिलें, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं, अवाम है, उनके लिए ये मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम होती है। करेंसी जब डीवैल्यू होती है तो अवाम के लिए प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट के लिए आसानी होती है। गवर्नमेंट के मजे होते हैं, अवाम जो होती है वो रुल रही होती है। जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होती है। इसीलिए तो ट्रम्प कहता है कि सभी अपनी करेंसी वीक कर रहे हैं, हम जो है जो पॉवेल है वो अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब इतने टाइम के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी क्लियर समझ आ जाए कि करेंसी को डीवैल्यू क्यों किया जाता है। ठीक है, करेंसी को नीचे क्यों गिराया जाता है या ऊपर क्यों उठाया जाता है, इसलिए ठीक है। तो ये टाइम टाइम कम है इंशाल्लाह, जब ये फंडामेंटल का कोई रखेंगे हम टॉपिक तो उसके अंदर मैं मजीद जो क्लियर करके बताऊंगा बाकी भी जो चीज़ें होती हैं। चलें ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत क्लास शुक्रिया में। सर।